हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है लेट्स ब्रिंग द विक्ट्री में। मैं हूं आप सबके साथ सरिता सिंह और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, स्पेशली हम अपने सेशन 14 है वो डिस्कस करेंगे हम। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो होगा हमारा हरियाणा कृषि योजना। मतलब हरियाणा में जो एग्रीकल्चर से संबंधित जितनी भी स्कीम्स चलाई गई हैं, भले वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा हो या फिर हमारी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा हो, आज हम अपने इस लेक्चर में वो सब स्कीम्स अपना डिस्कस करेंगे। हमारे जो स्टेट लेवल एग्जाम्स हैं उनके पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्रीकल्चरल स्कीम्स जो भी हमारे हरियाणा में चलाई गई हैं। चलिए अपनी जो ये स्कीम्स है वो हम देख लेते हैं एक एक करके, जितनी भी स्कीम्स है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो स्कीम्स हम पढ़ेंगे उनमें महत्वपूर्ण क्या क्या याद करने का है। सबसे पहले महत्वपूर्ण ये है कि वो कब लॉन्च की गई थी, किसके द्वारा लॉन्च की गई थी और उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। ये चीज़ें हम अपनी स्कीम्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली स्कीम है हमारी क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है उनमें जो सबसे पहला नाम आता है हमारा, फिर जो सबसे उच्च स्तर की अगर कोई स्कीम है वो है हमारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, है ना। उसमें ये हमारी लॉन्च कब हुई थी? ये हमारी 18 फरवरी 2016 को लॉन्च की गई थी। और किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? हमारा जो पीएम है उनके द्वारा लॉन्च की गई थी ये वाली स्कीम। प्रधानमंत्री नाम भी लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, है ना। स्टेट गवर्नमेंट है उसने कब इम्प्लीमेंट किया था? जब हमारी खरीफ की वो क्रॉप्स जब उगाई जा रही थी 2016 में, मतलब 2016 से लेकर राबी के 2018 का जो इसका मुख्य सीजन था, जब हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट किया था। कब किया था? 2016 से लेकर 2018 की राबी क्रॉप्स तक क्या किया गया था? इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, है ना। फार्मर शेयर ऑफ प्रीमियम, अब जो हमारी क्रॉप्स होती है ना उनमें जो प्रीमियम शेयर जो फार्मर्स को पे करना पड़ता था वो कितना था? जो हमारी 1.5% जो हमारी राबी क्रॉप्स है उनका प्रीमियम शेयर है वो फार्मर्स को पे करना पड़ता था। खरीफ के लिए उनको 2% पे करना पड़ता था। और जो हमारे हॉर्टिकल्चर या फिर मतलब जो होती है ना, हॉर्टिकल्चर में फल सब्जियां आती है, हॉर्टिकल्चर और जो कमर्शियल क्रॉप्स होती है, कमर्शियल क्रॉप्स में हमने पहले भी पढ़ा था, उसमें गन्ना आ गया, जूट आ गया हमारी, है ना। इस तरह की फसलें, उनका कितना देना पड़ता है हमें प्रीमियम शेयर? उसका 5% हमें अपना प्रीमियम शेयर है वो देना पड़ता था। और जो रिमेनिंग शेयर है वो किसके द्वारा उसका आह्वान किया जाता था, या फिर क्या कहते हैं उसको हिंदी में, नेक्स्ट पेज पे उसका एक जो एग्जैक्ट होता है उसका मीनिंग, वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है दोनों इक्वल प्रोपोर्शन, मतलब 50-50 के प्रोपोर्शन में क्या करते थे? वो एक दूसरे के साथ शेयर करते थे हमारा वो, है ना। ये आपका है वो वर्ड जिसका मैं कह वहन करना, है ना। क्या करते थे? उसको वहन करते थे, बोर्न करते थे उसको, है ना। शुरुआत कब हुई थी हमारे इसकी? हुई थी हमारे 18 फरवरी को हुई थी इसकी शुरुआत, है ना। किसके द्वारा की गई थी? प्रधानमंत्री जी के द्वारा की थी। ये आपका हिंदी में है, सारा सेम है जो हमने बताया था। प्रीमियम का किसानों को हिस्सा कितना देना पड़ता था? 1.5 दशमलव कितना देना पड़ता था राबी के लिए? खरीफ के लिए हमें 2% देना पड़ता था। और जो बागवानी और जो वाणिज्य फसलें उनके लिए हमें अपना 5% देना पड़ता था प्रीमियम शेयर। और जो शेष हमारा शेयर बचता था वो सेंट्रल स्टेट है इक्वल प्रोपोर्शन में क्या करते थे? एक दूसरे के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे। ये है हमारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। उसके बाद करते हैं हम सोइल हेल्थ मैनेजमेंट। अब सोइल हेल्थ मैनेजमेंट की जैसे बात आती है तो सोइल हेल्थ से हमारा मतलब होता है कि हमारे सोइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो। जिस प्रकार हमें हमारे शरीर को ज़रूरत पड़ती है न्यूट्रिएंट्स की, पोषक तत्वों की, उसी प्रकार ज़रूरत होती है हमारी किसको? सोइल को भी ज़रूरत होती है हमारी। अब जिस प्रकार हम प्रोटीन, वाइटामिन, मिनरल्स, है ना, ये सब लेते हैं, उसी प्रकार ही हमारी जो सोइल होती है उसको भी ज़रूरत पड़ती है। सल्फेट हो गया, जिंक हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब उसको ज़रूरत पड़ती है। और जो ये हमारी सोइल हेल्थ है मैनेजमेंट है, उसको मैनेज करने के लिए क्या क्या था? हमारी गवर्नमेंट है ना सबको प्रोवाइड करवा रही थी क्या? सोइल हेल्थ कार्ड। अब ये सोइल हेल्थ कार्ड कब लॉन्च हुए थे हमारे? ये पीएम द्वारा लॉन्च किए गए थे 19 मई को 2015 में। कहाँ पे? सूरतगढ़ में, राजस्थान का जो सूरतगढ़ है वहाँ पे इसको जो सोइल हेल्थ मैनेजमेंट या फिर सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम है जो, वो कहाँ की गई थी? हमारे राजस्थान में लॉन्च की गई थी पीएम द्वारा 2015 में, ठीक है। और क्यों की गई थी? टू एड्रेस न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, जो हमारे पोषक तत्वों की कमी हो जाती है उसको एड्रेस करने के लिए, है ना। उसको एड्रेस करने के लिए इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था हमारा? टू एड्रेस न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, है ना। और दूसरा उद्देश्य क्या था? टू प्रोमोट सोइल टेस्ट,
अब क्या करेंगे कि न्यूट्रिएंट है ना जो वो मैनेज करने पड़ते हैं हमारी सोइल के लिए, और किस प्रकार मैनेज करेंगे, हमें किस प्रकार पता चलेगा कि हमारी मिट्टी में इन पोषक तत्वों की कमी है, किससे पता चलेगा, सोइल टेस्ट से पता चलेगा। तो क्या करेंगे हम, सोइल हेल्थ कार्ड से क्या होगा, हम अपनी मिट्टी की जांच करवा सकते हैं और उससे हमें पता चलेगा कि हमारी मिट्टी में किन किन पोषक तत्वों की कमी है, जिसके और अगर वो पोषक तत्व उनको प्रॉपर मिल गए तो हमारी फसल जो प्रोडक्शन है वो पहले से कहीं अधिक होगा। अब दूसरी बात करते हैं जो सोइल हेल्थ कार्ड्स हैं इशूड टू फार्मर्स फॉर द साइकिल ऑफ, मतलब 2 ईयर्स के जो साइकिल होते थे ना उन पे इशू किए गए थे हमारे जो है सोइल हेल्थ कार्ड थे हमारे। फर्स्ट साइकिल था हमारी स्कीम का वो 2015-16 में और 2016-17 के क्या था, 2 साइकिल थे हमारे 2-2 साल के, है ना। कितने 2015 से लेके 2017 तक। सबसे पहला साइकिल क्या था 2015 से 2016 में, और 2016 से लेके 2017 में जो इन सीजन में क्रॉप्स उगाई जाती है उससे पहले क्या किया जाता था कि अपनी सोइल को टेस्ट करवाओ, उनके टेस्टिंग करवाओ ताकि जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है उसका पता लग सके, और हम अपनी प्रॉपर जो हमारी खाद होती है, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, है ना, इंसेक्टिसाइड्स या फिर मैन्योर है उनको डाल के, या फिर को और भी बहुत सारे जो सोइल ऑपरेशंस होते हैं वो करके हम जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है या फिर पोषक तत्वों की जो कमी है उसको दूर किया जा सकता है। और सेकंड साइकिल है वो 2016-18 और 2018-19 में चलाया गया था हमारा सोइल हेल्थ मैनेजमेंट का। तो मुख्यतः आपको क्या याद करना है, कब लॉन्च हुई थी, किसके द्वारा लॉन्च की गई थी, और इसके मेन उद्देश्य क्या है, फिर साइकिल इसके कितने साल की थी, ये आपको मुख्यतः इसमें याद करना। और ये पॉइंट्स जो आपके 4 पॉइंट्स इसमें दिए हुए हैं ये भी आपको इसके साथ में पढ़ लेने हैं। ये आपका हिंदी में है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको बोलते हैं कि मैम बोर्ड से साइड हो जाओ, तो आज आप अपना आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। ये आपका हिंदी में है, सेम वही है जो इंग्लिश में पढ़ाया गया है। बोल दो मैं हिंदी में ही रही हूँ ना, वहाँ पे भले ही इंग्लिश में लिखा हुआ हो तो ये आप हिंदी में भी यहाँ पे देख सकते हो, है ना। अब न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं। अब हमने जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, आयरन की, वाइटामिन, मिनरल्स, है ना, कैल्शियम, इन सब की ज़रूरत पड़ती है हमें, है ना। तो अब मिट्टी को किस चीज़ की, जो 12 पैरामीटर्स है ना मिट्टी के, है ना, उनके रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, उनका स्टेटस चेक करते हैं हमारा जो सोइल हेल्थ कार्ड है उसमें। अब कौन कौन से उसकी मिट्टी की पीएच वैल्यू देखी जाती है ना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखी जाती है, ऑर्गेनिक कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, जिंक, बोरोन, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, है ना, ये सब क्या है हमारी मिट्टी में जांच की जाती है कि इनकी कमी नहीं हो। और ये बताया कि सोइल हेल्थ कार्ड क्या होता है। सोइल हेल्थ कार्ड एक प्रिंटेड रिपोर्ट होती है जिसमें कंटेन कर क्या है, जिसमें कंटेन करती है क्या, स्टेटस ऑफ सोइल विद रिस्पेक्ट ऑफ टू 12 पैरामीटर्स। जो ये 12 पैरामीटर दिए गए हैं ये इनको क्या करती हैं, उसमें क्या उसको स्टेटस दिया हुआ होता है हमारे सोइल कार्ड में कि आपकी मिट्टी में ये चीज़ें हैं और इतनी चीज़ों की यहाँ यहाँ कमी है आपको, है ना। तो ये सब आपके सोइल हेल्थ कार्ड में सब कुछ मेंशन होता है। ये आपका हिंदी में, आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब बारी आती है हमारी मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर जीवन सुरक्षा योजना, है ना। अब आप यहाँ से इसका आइडिया लगा सकते हो या फिर जो इन्होंने दिया हुआ है उससे भी सीधा सीधा आइडिया लगा सकते हो। अब मैं एक जनरल सी बात बता देती हूँ इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि जब भी हमारे जो किसान होते हैं वो खेतों में काम करते हैं। अब खेतों में मशीनें, आजकल टेक्नोलॉजी आ गई है तो अलग अलग तरह की मशीनें आ गई हैं, है ना। अब जनरल सी बातें हम लगा लेते हैं, लाइक ट्रैक्टर के पीछे जो भी वो इंस्ट्रूमेंट बांधे जाते हैं मिट्टी को खोदने के लिए, समतल करने के लिए, है ना, वो उनको चलाते हुए अगर किसी भी किसान को कोई चोट लग जाती है ना, या फिर अनावश्यक उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उसके लिए क्या है कि जो हमारी जो गवर्नमेंट है उनके परिवार को क्या करती हैं, उसकी जो पैसा है या फिर जो फाइनेंशियल हेल्प है वो प्रोवाइड करवाती है। किस प्रकार प्रोवाइड करवाती है, अगर किसी की मृत्यु होती है ना तो उसको, उसके घर वालों को कितना मुआवजा दिया जाता है, 5 लाख का दिया जाता है। और अगर किसी को इंजरी हो जाती है या फिर चोट वगैरह लग जाती है तो उसको कितना 2.5 लाख का मुआवजा जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्या करवाती है, मुहैया करवाती है। इसका मुख्य उद्देश्य है टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड कराना उन फैमिलीज़ को जिनके जो किसान होते हैं। अब किसान क्या है, आजकल के किसानों की हालत क्या हो गई, बहुत ही मतलब निम्न स्तर पे उनको देखा जाता है। जैसे 3 फार्म, ये जो हमारे 3 फार्म बिल है ना, 3 फार्म बिल्स हैं, उनको लेके प्रोटेस्ट हो, लेकिन गवर्नमेंट उनकी बिल्कुल नहीं सुन रही है ना। वो पिछले बहुत महीनों से वो वहाँ पर धरने पर बैठे लेकिन फिर भी नहीं सुना जाता। तो इस उससे क्या देखा जाता है कि अगर किसी किसान को खेत में कोई भी अनावश्यक रूप से कोई भी चोट लग जाती है, फिर
हाँ, उनकी हत्या हो जाती है, फिर मृत्यु हो जाती है, हत्या तो नहीं मृत्यु हो जाती है, तो उनको क्या कर दिया जाता है, इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करवाया जाता है उनकी फैमिली को, ताकि उनको आर्थिक समस्याएं हैं वो ना झेलनी पड़े। हालांकि 5 लाख में किसी का कहाँ गुजारा होता है, बट जिनको करना होता है वो कर लेते हैं। तो ये जो इंश्योरेंस कवर है हमारी गवर्नमेंट क्या करवाती है, प्रोवाइड करवाती है। किसके द्वारा प्रोवाइड करवाती है, हमारी मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जवान जीवन सुरक्षा योजना है ना, इसके दौरान वो ये सब मुहैया करवाती है। आपका हिंदी में है कि रीढ़ की हड्डी टूटने पर इतना, है ना, अंग भंग होने पर इतना, गंभीर चोट लगने पर इतना, तो ये सब आप देख लेना। यहाँ पे इतना डीप नहीं पूछेंगे, मुख्यतः यही पूछेंगे कि जो मृत्यु हो जाती है उस पर कितना दिया जाता है, और इंजरीज हो जाती हैं उन पर कितना मुआवजा है वो दिया जाता है। ये आपका हिंदी में आप लोग देख लेना। अब बारी आती है सीड स्कीम की। हमारी जो सीड स्कीम है उसकी उसकी बात करते हैं हम यहाँ पे। ये कब स्टार्ट हुई थी हमारी, 2014 में ये इसको क्या किया गया था, स्टार्ट किया गया था, है ना। किसने इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, हरियाणा सीड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, उसके द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। हमारा जो है हमारी हरियाणा बीज योजना है, जो सीड स्कीम है, उसको किसने लॉन्च किया गया था, हरियाणा सीड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने। किसके असिस्टेंट से, ये नहीं बताया इन्होंने, क्या बताया, असिस्टेंस फॉर। अब ये जो इन्होंने सीड स्कीम इन्होंने जो लॉन्च की है वो करेगी क्या, एक्चुअल में क्या करेगी, वो सहायता प्रदान करेगी किसके लिए, फॉर परचेज ऑफ हाइब्रिड सर्टिफाइड सीड्स। जैसे हम कोई भी सीड्स खरीदते हैं उनको क्या खरीदने में हमारी मदद करेगी। अब जैसे आप किसी भी कंपनी से कोई भी, अब एक सीधा सीधा यहाँ पे ना सब्सिडी वाला सिस्टम आ गया है ना। सीड स्कीम में क्या होगा कि एक प्रकार की सब्सिडी प्रोवाइड करवाएंगे वो आपको, है ना। अब क्या होती है सब्सिडी वो मैं आपको बता देती हूँ। अब जैसे गैस सिलेंडर है, आप किसी भी कंपनी से गैस सिलेंडर लोगे तो मान लो वो आपको 900 रुपये का देंगे। आपका जो सिलेंडर होगा वो कितने का होगा, 900 का होगा, है ना। लेकिन क्या होगा कि हम कंपनी को नहीं बोल सकते कि आप 700 का दो उनको सिलेंडर। जो भी लोग आपसे सिलेंडर लेने आ रहे हैं, गरीब लोग हैं, है ना, वो क्या करेंगे, आपको वहाँ से तो 900 का ही खरीदना पड़ेगा। लेकिन जो आपके बचे हुए जो 200 रुपये फालतू लिए हैं ना उन्होंने, वो क्या करेंगे, वो सीधा आपके बैंक में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे सरकार द्वारा। क्योंकि ताकि वो सिलेंडर तो आपको 700 का ही पड़े, भले ही आपको कंपनी को 900 रुपये देने पड़े, लेकिन बाद में जो आपका सब्सिडी है 200 रुपये की, वो सीधा आपके क्या आ जाती है, बैंक में ट्रांसफ़र हो जाती है। एक होता है हमारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र भी होते हैं, है ना। तो डीबीटी भी होता है हमारा, लेकिन यहाँ पे सब्सिडी की बात है। सब्सिडी फॉर, वो सब्सिडी प्रोवाइड करवाई जाती है। किसी वीट भी हमारा बीज होता है, बार्ले भी हमारा बीज होता है, पैडी भी हमारा बीज होता है, और बाजरा का भी क्या होता है। इन सब बीजों पे क्या होता है, हमारी गवर्नमेंट है वो सब्सिडी प्रोवाइड करवाती है। कौन करवाती है हमारी, सबसे पहले किसका नाम आता है हमारे, किसने लॉन्च किया था इसको, इम्प्लीमेंट किसने किया था, हरियाणा सीड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अगर आप यहाँ से अपने जो ये बीज खरीदते हो तो उन पर क्या होगा, गवर्नमेंट आपको सब्सिडी प्रोवाइड करवाएगी। तो इसका मुख्य मतलब पूरा ये है। ये आपका आपको हिंदी में भी पढ़ लेना है यहाँ पे, है ना। अब बात आती है हमारी वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। जो हमारी इसका मुख्य कारण क्या है, मतलब मुख्य जो उद्देश्य है या फिर इसका मतलब क्या है वो मैं बता देती हूँ। अब वेदर बेस्ड क्या होता है, मौसम से संबंधित जो हमारी क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है वो है ये हमारी। अब मौसम से संबंधित क्या हो गई, और मौसम से हमें क्या नुकसान हो सकता है कि वो हमें इंश्योरेंस प्रोवाइड करवा रहे हैं यहाँ पे। अब जैसे क्या हो गया कि हम धान उगाते थे और क्या हो गई, पानी की कमी हो गई, या फिर कहीं पे सूखा पड़ गया और हमारी फसल है वो ख़राब हो गई उसकी वजह से, या फिर एक्सेस रेन हो गई, है ना। एक तो बहुत कम बारिश हो जाती है कहीं पे, तो उससे हमारी फसलों को नुकसान होता है, या फिर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है उससे भी हमारी फसलों को नुकसान हो जाता है ना। अब जैसे तेज़ आंधी आ गई तो हमारी फसलें हैं वो गिर गई, है ना। तो जो भी हमारा वेदर से जो हमारा मौसम की उससे जो हमारी खेतों में बर्बादी हुई है उसके लिए क्या होगी, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है वो हमारी गवर्नमेंट क्या करवाएगी, प्रोवाइड करवाएगी, बेस्ड ऑन सेवरल वेदर्स। अब मैंने ये ऑलरेडी आपको बता दिया गया हम, जैसे डेफिसिट रेनफॉल, कम बारिश का होना, एक्सेस रेनफॉल, बहुत ज़्यादा बारिश का होना, है ना। अब तापमान का बढ़ना या घटना, या फिर ड्राई डे, सूखा पड़ जाना, जो सूखे दिन आ जाते हैं, ठीक है। इम्प्लीमेंटेड इन 10 डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम, जो हमारी 2009-10 से ये 12 डिस्ट्रिक्ट है जो हमारे हरियाणा की, उनमें क्या कर दी गई थी, इम्प्लीमेंट कर दी गई थी ये 2009-10 में, है ना। अब ये आपका हिंदी में आप लोगों को देख लेना है, इससे सीधा सीधा समझ लेना है ना। वेदर है हमारा, उससे बचाने के लिए जो हमारी क्रॉप है खड़ी है, अगर इसके बावजूद भी इसको कोई नुकसान हो जाता है तो क्या होगा, हमें स्कीम हमारी क्या होगी, पैसे देगी। हमारी स्कीम के दौरान, इस इंश्योरेंस के दौरान हमें जो हमारी क्रॉप
इंश्योरेंस करवाई है उसका पैसा सीधा हमारे पास आ जाएगा, फिर उसके तहत उसकी या फिर उसके द्वारा जो हमारी गवर्नमेंट है उसको हमें क्या करेगी, वो हमें मदद है वो मुहैया करवाएगी। मुख्य इसका यही रीज़न है ना। बोर्ड नहीं है तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही हूँ आज बोलने में, तो थोड़ा मैनेज कर लेना आप लोग। और यहाँ पे ये रिकॉर्ड करने में भी इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। अब जैसे मैं आई हूँ गांव में, और गांव में क्या होता है कि लोग चिल्लाते रहते हैं एक दूसरे को, कोई अपने बेटे को बुला रहा है, कोई सब्ज़ी वाले को रुकवा रहा है, तो इसलिए मुझे थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही है। अब यहाँ पर मैं गर्मी में बैठ के एकदम जो होता है ना कि एकदम सैचुरेटेड सा रूम है, हर तरफ सामान पड़ा है, लेकिन मेरे को वीडियो रिकॉर्ड करनी थी तो इसलिए मैं यहाँ पे आ गई। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेना यहाँ पे। अब बारी आती है हमारी नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। जो हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है वो किसके द्वारा किया गया था, चलाया गया था। ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है हमारी, है ना। इसको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, पैसा कौन दे रहा है इसके लिए, वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, हमारा सेंटर है वो देगा। स्टार्ट कब हुई थी, 2007-8 में इसको क्या कर दिया गया था, हमारा स्टार्ट कर दिया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है हमारा, ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड पल्सेस। अब इनका जैसे हमारा प्रोडक्शन तो इंक्रीज होगा, लेकिन उससे जो हमारी फूड सिक्योरिटी है ना, वो कैसे मैनेज होगी। अब जैसे व्हीट और पल्सेस क्या होता है, अब जैसे राशन लेने जाते हो आप, है ना, जो लोग जिनके पास राशन कार्ड उनको पता है, तो उनको क्या दिया जाता है, चावल दे देते हैं, गेहूं दे देते हैं, दालें दे देते हैं, है ना। तो क्या है, वो जो फूड सिक्योरिटी है ना, उसको क्या कर रहे हैं, वो अपने मैनेज कर रहे हैं ताकि लोग भूखे ना रहे, उनको कम दामों में क्या मिल सके, खाना मिल सके, फिर अनाज मिल सके। तो मुख्य उद्देश्य उसके तहत क्या है कि गवर्नमेंट हमारी जो स्टेट्स है उनको क्या देती है, पैसा देती है। और पैसे से क्या होता है कि जो हमारा प्रोडक्शन है उसके लिए हम ज़्यादा अच्छे जो खाद होती है वो खरीद पाते हैं, है ना। और जो हमारे फर्टिलाइजर्स होते हैं वो अच्छे से हम खरीद पाते हैं, बीज अच्छे ले पाते हैं। तो उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमारा जो प्रोडक्शन है किसका, व्हीट एंड पल्सेस है, उनका क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। और इंक्रीज़ होगा तो लोगों को ज़्यादा, हमारे पास ज़्यादा क्या होगा, फूड होगा या फिर ज़्यादा ग्रेन्स होंगे, तो हम ज़्यादा उनको पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कम प्राइस में। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है, ठीक है। थ्रू एरिया एक्सपेंशन एंड प्रोडक्टिविटी एनहेंसमेंट इन सस्टेनेबल मैनर। और दूसरा ये है ऑब्जेक्टिव, ये दोनों ऑब्जेक्टिव इन्होंने बताया गया। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंक्रीज़ करना है हमने अपना प्रोडक्शन। और इंक्रीज़ कैसे होगा प्रोडक्शन हमारा, एरिया एक्सपेंशन, मतलब हमारा जो एरिया है, अगर हम 10 एकड़ में गेहूँ उगाते थे तो अब हम 15 एकड़ में उगाने लगे, तो क्या हो गया, एरिया हमारा एक्सपेंड हो गया, है ना। और प्रोडक्टिविटी जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ी, इससे जाहिर सी बात है ना। एक्सपेंशन ऑफ एरिया एंड प्रोडक्टिविटी एनहेंसमेंट, जो हमारी प्रोडक्टिविटी उसको एनहेंस करना, मतलब बढ़ाना है इन ए सस्टेनेबल मैनर। अब सस्टेनेबल मैनर में क्या मतलब होता है कि बिना किसी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए हमें क्या करना है, एरिया भी एक्सपेंड करना है। अब एरिया एक्सपेंड, मान लो कि आपके पास 10 एकड़ ज़मीन है ना, और आपको वो 15 एकड़ करने हैं, तो साथ में क्या हो गया कि आपके पौधे वगैरह है, तो आप डिसाइड करोगे कि क्यों ना हम पौधे काट दें, है ना। तो क्या होगा, अगर हम पौधे काटेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे पर्यावरण को सीधा सीधा नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि पेड़ कट रहे हैं, पौधे कट रहे हैं, है ना। उसका सीधा सीधा क्या होगा, हमारे पर्यावरण पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इन्होंने ये बोला है कि एरिया तो एक्सपेंड करना है लेकिन सस्टेनेबल मैनर में, ताकि हमारा जो पर्यावरण है उसको भी कोई नुकसान ना पहुँचे, है ना। ये मुख्य उद्देश्य था हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन का, है ना। अभी आपका हिंदी में दिया हुआ है, हिंदी में आप लोग पढ़ लेना। यहाँ पे हिंदी में क्या लिखा हुआ है, सेम वही लिखा हुआ है जो आपका इंग्लिश में लिखा हुआ है ना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हमारी एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना। ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है, मतलब सेंटर ने, जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने लॉन्च किया था। और कब स्टार्ट हुई थी, हमारी 2007-8 में हरियाणा में लॉन्च हो गई थी, है ना। और जो हमारा क्या होता है ना कि जब, इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ, सेंटर स्टेट शेयरिंग पैटर्न 60-40, है ना। अब क्या होता है कि जो कोई हम ये स्कीम चलाते हैं, है ना, मान लो ये हमारी कोई स्कीम है और इसका क्या होगा कि हमें पैसे देने हैं स्कीम के लिए, तो क्या होगा, ये 40% है, ये तो हमारा स्टेट देगा, है ना। और जो ये इसका जो 60% है वो कौन देगा, वो हमारा सेंटर देगा। तो इनका यही मतलब है, शेयर कितना होगा कि 60 तो सेंटर देगा, इसके लिए खर्चा जो है वो 60% सेंटर उठाएगा, मतलब
60 सेंटर देगा और 40 कौन देगा, हमारा स्टेट देगा। तो यही मतलब है सेंटर स्टेट शेयरिंग पैटर्न कितना है, 60-40, है ना। अब डेवलपमेंट वर्क्स होंगे इसके अंडर, है ना। अब क्या होल बोला है इन्होंने, विकास योजना। अगर विकास की बात आई है तो क्या होगी, डेवलपमेंट तो ऑब्वियस सी बात है होएगी, है ना। तो डेवलपमेंट किस चीज़ की होगी, इरिगेशन थ्रू, जो स्प्रिंकलर्स है हमारे उनके थ्रू क्या करना, जो फुहारे नहीं होते उनके थ्रू क्या करना, इरिगेशन करना, अपनी फसलों को पानी दे पाना, उनकी सिंचाई करना, है ना। इंक्रीजिंग सोइल हेल्थ, ठीक है। अब जो हमारी सोइल हेल्थ है, मिट्टी की जो स्वास्थ्य है, उसको कैसे इंक्रीज किया जाए, प्रोविज़न ऑफ मैन्योर, जो हमारे जो नेचुरल खाद होती है ना, उसके लिए क्या है, उसका प्रबंध करवाया जाना, है ना। उसका प्रबंध करवा के क्या करवाएंगे, जो हमारी सोइल हेल्थ है उसको इंक्रीज किया जाएगा, है ना। अब जाहिर सी बात है नेचर से बढ़ के कुछ नहीं होता, है ना। और बेटर सीड्स, जो हमारी बहुत अच्छी सीड्स होंगी ना, सर्टिफाइड और हाइब्रिड सीड्स है, वो भी मुहैया करवाई जाएंगी इसके दौरान हमारा, ठीक है। तो मुख्य यही है हमारी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ठीक है। कि आपका हिंदी में आप लोगों को देख लेना। 60-40 हमारा जो क्या है सेंटर स्टेट का वो है, स्टार्ट कब हुई थी, किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी, और मुख्य इसमें क्या क्या डेवलपमेंट जो वर्क्स हैं वो किए गए थे इसके अंडर, ये बताने। इंडो डच प्रोजेक्ट, है ना, ये हमारा 1994 में शुरू हुआ था, और किसके साथ, जो हमारे नीदरलैंड की गवर्नमेंट है उन्होंने हमारे हरियाणा के साथ क्या किया था, कोलैबोरेशन किया गया था, है ना। और अभी जो करंट में ये 4 एरियाज़ में हमारे जो हरियाणा में है उनमें लागू है, और एरियाज़ तो 4 हैं लेकिन उनमें डिस्ट्रिक्ट कितनी है, हमारी 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, रोहतक, जींद और सोनीपत में हमारा ये आज तक लागू है, इंडो डच प्रोजेक्ट है ना। और ये जो आपके जहाँ जहाँ पे लागू है ना, ये शहर हैं आपके, कस्बे हैं, वो आपको याद रख लेना। 2 कस्बे हमारे सोनीपत के आते हैं और एक रोहतक और एक जींद का आता है, ये आपको याद रख लेना है। अंडरटेकन बाय हरियाणा गवर्नमेंट है, जो आप बोला है कि किसके साथ है, इंडो डच कोलैबोरेशन। अब इंडो में किसके साथ, हमारे हरियाणा के साथ, है ना। टू ट्रीट वाटर लॉग्ड एंड सलाइन सॉइल फॉर रिक्लेमेशन, क्या करना, जहाँ पे वाटर लॉगिंग की जहाँ प्रॉब्लम आती है, फिर जो सलाइन सॉइल होती है हमारी, खारी मिट्टी होती है, उसको क्या किया जाएगा, ट्रीट किया जाएगा दोबारा रिक्लेम करने के लिए, ताकि हम जो हमारी फसलें हैं उनको दोबारा उगाया जा सके हमारा। पार्ट ऑफ मेन प्रोजेक्ट हरियाणा ऑपरेशनल पायलट प्रोजेक्ट, जो हमारे जो हरियाणा के जो ऑपरेशनल पायलट प्रोजेक्ट चल रहे थे उनमें से एक मुख्य प्रोजेक्ट माना जाता है इंडो डच प्रोजेक्ट हमारा, है ना। तो ये सिर्फ इतनी सी बात थी, आपका हिंदी में भी आप लोगों को पढ़ लेना है, स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले सकते हो, सब कुछ क्लियर है यहाँ पे। अब ग्रीन रेवोल्यूशन की हम बात करते हैं, ठीक है। अब ग्रीन रेवोल्यूशन का अगर नाम लेते तो सबसे पहले एक नाम आता है MS स्वामीनाथन। और MS स्वामीनाथन क्यों आता है, क्योंकि जो हमारे इंडिया है उसका ग्रीन रेवोल्यूशन का अगर कोई फादर है तो किसको माना जाता है, MS स्वामीनाथन। इंडिया में जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसका फादर MS स्वामीनाथन को माना जाता है ना। कि कब हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन आया था हमारे इंडिया में, 1960 में आया था, है ना। और 1960 में जब आया तो क्या हुआ, इसका ये मुख्य उद्देश्य हैं आपके जो इसको देखने हैं, फूड सिक्योरिटी, हाई यील्ड, है ना, जो पॉवर्टी एलिवेशन वो दिया है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन दिया है, प्रोडक्शन डबल, है ना। तो ये क्या है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं पूरे ग्रीन रेवोल्यूशन के, है ना। पंजाब एंड हरियाणा गवर्नमेंट फूड ग्रीनरी ऑफ इंडिया। अब जैसे पंजाब और हरियाणा गवर्नमेंट ने बहुत बढ़ चढ़ के क्या दिया था, योगदान दिया था ग्रीन रेवोल्यूशन में। इससे क्या हुआ था कि हमारी फूड सिक्योरिटी है वो बढ़ गई थी, और जो प्रोडक्शन है वो सच में डबल हो गया था उस टाइम में, है ना। और इन दोनों स्टेट्स को मिला के क्या बोला गया था, फूड ग्रेनरी ऑफ इंडिया, ये खिताब इन दोनों स्टेट्स को मिला के दिया गया था। ये आपका हिंदी में है, आपको हिंदी में भी देख लेना है यहाँ पे, है ना। अब बारी आती है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। ये बहुत छोटी छोटी जो इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ने लिए थे हमारे, उनकी बात करेंगे। जो हमारे एग्रीकल्चरल मार्केटिंग है, जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया गया था, एग्रो मॉल उन्होंने खुलवा दिए गए थे, है ना। जिनमें हम क्या होता है, डायरेक्ट सेल, जो हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, हमारा गेहूँ हो गया, फिर और भी जो फसलें हो गई, क्रॉप्स हो गई, उनको हम डायरेक्ट सेल कर सकते हैं, है ना। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की बात की, क्या किए, जो एग्रो मॉल्स होते हैं हम उनमें क्या होते हैं, डायरेक्टली अपनी जो फसल है उसको सेल कर सकते हैं। और कहाँ कहाँ पर बने हमारे एग्रो मॉल, करनाल में बने हैं, पानीपत के गोहाना मोड़ पे हमारा ये एग्रो मॉल बना हुआ है, रोहतक में और पंचकुला में, ये 4 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे क्या हुआ है, हमारे एग्रो मॉल बने हुए हैं। अब टेली एग्रीकल्चर में क्या है, ये एक एग्रीकल्चरल हेल्पलाइन है। अगर आप खुद से फसल उगा रहे हो और आपको इतनी नॉलेज नहीं है, या फिर आपको मौसम संबंधित कोई भी जानकारी लेनी है, तो आप सीधा उस हेल्पलाइन के थ्रू क्या कर सकते हैं, आप उनके जान सकते हैं कि आगे बारिश होगी या नहीं होगी, है ना, कृषि होगी, मतलब जो हमारे एग्रीकल्चर है उससे संबंधित, या फिर कोई फसलों में कोई वो लग गया,